हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हल्का हलचल की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो चंडीगढ़ से आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह 10 बजे से होगी सदन की कार्यवाही शुरू। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चलेगा प्रश्नकाल। सदन में आज कई अहम विधेयक किए जाएंगे पेश। संपत्ति क्षति वसूली बिल को पास कराने की होगी कोशिश। हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक भी कराया जाएगा पास। हरियाणा खेलकूद विद्यालय बिल भी पास कराने पर जोर। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और इस दौरान सरकार कई बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। सदन की कार्यवाही आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि सुबह 10 से 11 बजे का जो समय होगा वो प्रश्नकाल का समय होगा। इस दौरान संपत्ति क्षति वसूली बिल को पास कराने की कोशिश करेगी सरकार। साथ ही हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक भी कराया जाएगा पास। हरियाणा खेलकूद विद्यालय बिल भी पास कराने पर जोर रहेगा। सदन में आज कुल 6 बिल पास करवाने की होगी कोशिश। बड़ी खबर चंडीगढ़ से जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि कालीरमन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहला सवाल यह है कि आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। सरकार आज कौन कौन से बिल पेश करेगी और उसे पास कराने की कोशिश करेगी? दिन है और कहीं ना कहीं जो बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और कहीं ना कहीं जो बजट सत्र का आखिरी दिन है उस वो काफी हंगामेदार रहने के आसार है। बात करें कि 10 बजे के बाद प्रश्नकाल के साथ ही बजट की जो आखिरी दिन है पर इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद कई विधेयक जो बिल हैं वो सदन में रखे जाएंगे। हालांकि जो सबसे अहम जो बिल है वो संपत्ति क्षति वसूली बिल जो रहेगा। हालांकि विपक्ष लगातार इस बिल पे पहले भी कुछ हंगामेदार जो वो रहा था, सेशन रहा था उस दिन का जिस दिन ये बजट सदन पटल पे रखा गया था। तमाम ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है। जो बिल है संपत्ति, इसमें काफी जो सरकार का जो रुख है वो काफी अहम माना जा रहा है। कहीं ना कहीं जो किसान पिछले कोई 2016 में जो हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए बिल कामयाब सरकार की तरफ से बताया। हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इस जो बिल है इसमें कुछ ना कहीं जो इस बिल की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो ये बिल है ये सिर्फ और सिर्फ जो आंदोलनकारी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को, जब हालांकि बात करें जो 26 नवंबर को जो किसान कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ, तो सरकार के द्वारा जो सड़कें खोदी गई, रास्ता रोका गया, तमाम ऐसी चीजें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही। और इसके अलावा कहीं ना कहीं इस बिल में एक चीज और साफ निकल के आ रही है जिसको लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पे उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इस बिल के तहत जो आंदोलन का आयोजक होता है उसमें भी उसको भी इस बिल के तहत जो है वसूली में रखा जाएगा। कहीं ना कहीं होना ये चाहिए था उनके मुताबिक। कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी, हिंसक आंदोलनकारी है, सिर्फ उनसे वसूली होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो आयोजक है उनको इस बिल जो है इस वसूली का वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आयोजन कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, उनको इस जो बिल के अंदर जो क्षति होती है किसी अगर वो जो है जो बिल आयोजक है जो उसका आंदोलन का, उसको कहीं ना कहीं राहत देनी चाहिए। कहीं ना कहीं कि वो उस जो हमले की बात कर रहे हैं, जो अहिंसक आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसकी भूमिका नहीं रहती। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका नहीं रहती। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस जो बिल पे है हंगामा करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, हंगामा करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन साथ ही सवाल यह भी है कि जिस तरह से ये क्षति वसूली बिल है इसको लेकर अभी जिस तरह से आंदोलन चल रहा है रवि, और आंदोलन के बीच में ये बिल आ रहा है, इसको लेकर क्या किसानों से भी आपकी बात हुई? क्योंकि खास करके इसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो किसानों की बात करें तो किसानों से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के आला पदाधिकारी हैं, हालांकि उनसे हमारी बात जरूर हुई, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है इसको कमजोर करने के लिए सरकार ये बिल लेके आ रही है। कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसको देखते हुए तो तमाम ऐसी चीजें पहलू जो रखे गए हैं सरकार की तरफ से वो यही है, आंदोलन है, हिंसक आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं उसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे, इसकी वजह से जो सरकार है ये बिल सदन में लेके आ रही है। ठीक है। काली रमन, एक सवाल ये भी है कि आज बजट सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में क्या लगता है आज जो सत्र है वो क्या हंगामेदार रहने के आसार हैं? जी बिल्कुल, देखिए हंगामा जो इस बिल को लेकर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है सरकार इसको पास करवाने की कोशिश करेगी। हालांकि जो संख्या बल है वो सरकार के पास है और इसमें कहीं ना कहीं जो अगर वोटिंग भी होती है तो सरकार के पक्ष में जाएगा। ये तमाम चीजें ऐसी है, कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बिल में कुछ बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जो सदन में है हंगामा काटा जा सकता है विपक्ष की तरफ से। चलिए रवि काली रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। 26 मार्च से शुरू होंगी 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने तारीखों का ऐलान किया है। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 8 अप्रैल को खत्म होंगी, जबकि 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 अप्रैल को खत्म होंगी। तो 26 मार्च से शुरू होंगी 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने तारीखों का ऐलान किया है। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं हैं वो 8 अप्रैल को खत्म होंगी, जबकि 11वीं की परीक्षाएं 16 अप्रैल को खत्म होंगी। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। 26 मार्च से शुरू होंगी 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने तारीखों का ऐलान किया है। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 8 अप्रैल को खत्म होगी, जबकि 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 16 अप्रैल को खत्म होगी। छात्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जो बच्चे 9वीं और 11वीं में हैं उनके लिए परीक्षा की तिथि का ऐलान हो चुका है। 26 मार्च से 9वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और 11वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने तारीखों का ऐलान किया है। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 8 अप्रैल को खत्म होंगी, जबकि 11वीं की परीक्षाएं 16 अप्रैल को। सीधे रवि का रुख करते हैं जो हमारे साथ लगातार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। रवि, कोरोना काल के बीच ये तिथि का ऐलान किया गया है और क्या क्या इसमें कोई निर्देश भी दिए गए हैं इसके अलावा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो कोरोना काल पूरे साल जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया था जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं देरी होगी। हालांकि माना ये जा रहा था कि जो परीक्षाएं हैं ये करीब अप्रैल के अंत तक ली जाएंगी और उससे पहले और जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा थी वो बोर्ड की परीक्षा होने के कहीं ना कहीं जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था उसको लेकर और डिले हो सकती है। हालांकि अब जो स्थिति जो तारीखें जो सामने आई हैं, जो 26 मार्च से और 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं शुरू होंगी उनके पीछे ये वजह यही बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कहीं ज्यादा डिले ना हो और जो उनको सिलेबस करने का जो टाइम था वो पूरा करा दिया जाएगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि मई तक जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसी को चलते ही सरकार ने फैसला लिया कि जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की जो परीक्षा है उनके लिए जो एक समय है वो निर्धारित किया जाए। उस आने वाले समय में जो उनकी जो परीक्षाएं हैं, जो उनका सिलेबस पूरा करा के वो परीक्षाएं करवाई जाएं। जो 26 मार्च से जो है 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं शुरू होनी जा रही है, हालांकि जो इनकी खत्म होने की जो तिथि है वो 9वीं की परीक्षाओं की 8 अप्रैल है और जो 11वीं की जो परीक्षाएं वो 26 अप्रैल माफ कीजिएगा 16 अप्रैल को खत्म हो जाएंगी। तमाम जो कोविड की प्रोटोकॉल्स के साथ ही परीक्षाएं ली जाएंगी, सैनिटाइजेशन का प्रयोग होगा, कहीं ना कहीं जो दूरी है वो एक दूसरे से बनाए रहने की जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दी, SOPs थे कोरोना को लेकर, वो तमाम जो गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जी तो कोरोना के नियमों के तहत ये परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन साथ ही रवि एक सवाल ये भी है कि कोरोना काल के दौरान आपने देखा कि कैसे जो छात्र हैं उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित हुई।
ऐसे में क्या छात्रों की तरफ से भी जो ये तिथि घोषणा की गई है उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया मिली है? छात्र क्या सोचते हैं इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जो लगातार जी बिल्कुल कोरोना को लेकर लगातार जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी उसको कवर अप करने के लिए सरकार ने पहले तो जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई, उसके बाद जो है स्कूल जो खोले गए थे 9वीं से और 12वीं तक के। इसी दौर में जो तमाम जो है जो उनका सिलेबस कंप्लीट कराने का जो प्रयास सरकार के द्वारा रहा, इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित है उसमें जो सिलेबस में भी कटौती की जाएगी और कहीं ना कहीं जो सरकार जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी उसकी जो आखिरी में आकर जो ऑफलाइन क्लासेस जो लगाई गई हैं, तमाम जो सिलेबस है जिस सिलेबस के तहत जो इस बार के एग्जाम आने वाले हैं वो तमाम जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया गया है। जी तमाम सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया गया है। आपने जैसे बताया कि अभी 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जा रही है, इसके अलावा बोर्ड की परीक्षा के लिए आपने कहा कि मई में ये परीक्षाएं जा सकती हैं और 12वीं के लिए, क्योंकि मैट्रिक और 12वीं की जो परीक्षा इंटर की होती है वो काफी अहम होता है, उसके लिए भी कोई अभी उसके लिए कोई निर्देश वगैरह जारी किया गया शिक्षा बोर्ड की तरफ से या कोई संकेत कि मई में ही ये परीक्षा होगी और उससे आगे भी ले जाया जाए? जी बिल्कुल जी बिल्कुल देखिए, जो हरियाणा बोर्ड के तो रवि, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से आपकी आवाज नहीं है। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। हरियाणा में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। बीते 24 घंटे में 555 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 97 और कुरुक्षेत्र में 86 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करनाल में 81, अंबाला में 66 नए केस सामने आए हैं। बात अगर पंचकूला की करें तो यहां 60 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यमुनानगर में भी 39 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 3083 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में कुल 2,76,635 केस अब तक सामने आए हैं। एक दिन में 295 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो बड़ी खबर, कोरोना को लेकर सरकार भी सतर्क है और यही वजह है कि कल यानी कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने, और हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अनूप, सवाल यह है कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोई सावधानियां बरतनी शुरू कर दिया, कोई दिशा निर्देश जारी किया है अभी? देखिए खालिद जी, हालांकि आंकड़ों की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन हिसार जिले की अगर हम बात करें तो हिसार जिले में अभी तक स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। परसों की अगर हम बात करें तो परसों 7 आंकड़े सामने आए थे, लेकिन कल जो घट करके 5 हो गए और यहाँ पर अब तक जो 330 मौत का आंकड़ा कुल कोरोना काल के दौरान पहुंचा है और 25 के 30 के बीच में जो है एक्टिव मरीज यहाँ पर हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिसार जिले की अगर बात कर ली जाए, हालांकि हिसार के अलावा जो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और अगर हम पंजाब और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी काफी मामले बढ़े हैं, लेकिन यहां प्रशासन की समझदारी के कारण कह लीजिए या लोगों की जागरूकता के कारण कह लीजिए, फिलहाल आंकड़ों में नियंत्रण है और सामान्य स्थिति हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कुल 5 आंकड़े कल सामने नए आए हैं। जी, हिसार में 5 आंकड़े नए सामने आए, नए केस सामने आए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिसार में जो लोग हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं? बाजार में लोग मास्क पहन के आ रहे हैं या 2 गज की दूरी बना के रख रहे हैं, या लापरवाही वैसे ही बढ़ती जा रही है?
जी बिल्कुल। अगर हम लोगों की बाजार की बात करें तो अब अधिकतम दोबारा से एक अभियान जो प्रशासन द्वारा चलाया गया था कि आप मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कहीं कहीं लोग अब उसके प्रति जागरूक नजर आने लगे हैं। लेकिन बीच का एक समय ऐसा था जब लोग बिल्कुल लापरवाह हो चुके थे, और चाहे वो गेट टुगेदर की बात हो या कोई बड़े फंक्शन की बात हो तो वहां पर लोग बिल्कुल मास्क नहीं लगाते थे। लेकिन आजकल शादी विवाह के समारोह में भी हमने देखा है कि लोग मास्क लगा करके आ रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ एक स्थान ऐसा देखने को मिलता है जो सार्वजनिक बस स्टैंड या बसों में सफर करने वाले यात्रियों में ये चीज की अभी भी हम कह सकते हैं अभाव नजर आता है कि वो मास्क नहीं लगाते। हालांकि लोगों में खाली जी एक ये जरूर देखने को मिला है कि जो प्रशासन द्वारा चालान काटने का अभियान चलाया गया उसको लेकर नाराजगी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि निजी जो गाड़ियां हैं उनके चालान किए जाते हैं, जबकि सरकारी बसें या प्राइवेट जो निजी बसें हैं उसमें 50 से 60 लोग एक टाइम में सफर करते हैं और बगैर मास्क के करते हैं। तो पुलिस प्रशासन का उस और कोई ध्यान नहीं है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हिसार में स्थिति नियंत्रण में है। जी चलिए अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति कालावाली से जुड़ चुके हैं। जगदीश, अभी कालावाली में किस तरह की स्थिति है कोरोना को लेकर? जी खालिद, बिल्कुल अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना आज 1 साल 1 दिन का हो गया है। पिछले वर्ष की बात की जाए 17 मार्च को कोरोना जो पहली बार कपाल में पॉजिटिव केस पाया गया था। अगर कालाबाली की बात करें तो कालाबाली में लोग हैं बिल्कुल मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं प्रशासन की बात की जाए तो भले ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बयान जारी किया गया हो जो 7 जिले व अन्य जो जिले हैं हरियाणा के वहां पर सख्ती बरतने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पुलिस कर्मचारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोग भी बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जी खाली, यानी कल पीएम ने भी एक बात कही थी कि कड़ाई भी और दवाई भी, तो यानी कि जो लोग हैं कालावाली में वो कड़ाई का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड का जो निर्देश जो दिए गए हैं कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इसकी अवहेलना हो रही है वहां पर। जी बिल्कुल, ये जो कहा गया है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, बिल्कुल लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों में सरेआम जो बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां हैं बाजारों में, आम घरों के सामने भी लोगों में, कॉलोनियों में देखा जा रहा है कि धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। ना ही लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों की ओर से जो स्कूल खोले गए हैं वहां भी अगर बात की जाए तो बच्चे हैं जो एक झुंड में इकट्ठे खड़े होते हैं, बच्चों को भी बिना मास्क के देखा जा रहा है। और बसों में इस तरह से भरा जा रहा है कि 50 सीटर बसों में 100 बच्चे ले जाए जा रहे हैं। जी खालिद, 50 सीटर बसों में 100 बच्चों को ले जा रहे हैं। एक तरह से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है। क्या प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? जी खालिद, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बिल्कुल ही कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। बिल्कुल हरियाणा न्यूज दिन प्रतिदिन पहले भी हम दिखा चुके हैं कि प्रशासन का ना तो कोई पुलिस कर्मचारी, ना ही प्रशासन के कर्मचारी रोडों पर नादारद नजर आते हैं। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, ना ही तो लोगों को चालान काटे जा रहे हैं, ना ही लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंस जरूरी है, जो सैनिटाइज का प्रयोग करना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। कालावाली की बात की जाए तो कालावाली में कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए जगदीश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। किसानों का आंदोलन 113वें दिन भी जारी है। 113 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति बनाई है। 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे किसान। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर धरना देंगे किसान। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का भी किसानों ने ऐलान किया है। और 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां किसान जलाएंगे। तो बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। 113वें दिन, आज आंदोलन का 113वां दिन है। 113 दिनों से जो है वो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस किसान मनाएंगे। इस दौरान
खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे किसान। साथ ही 23 मार्च को शहीदी दिवस बॉर्डर पर धरना देंगे किसान, शहीदी दिवस मनाएंगे। और 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां किसान जलाएंगे। लगातार जो किसान हैं वो 3 कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली से सटे तीनों बॉर्डरों पर लगातार किसान बैठे हुए हैं और तीनों ही कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसको अब तक कोई इस तरह के संकेत नहीं दिए गए हैं। साथ ही जो और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, 113 दिन हो गए लेकिन समाधान की कोई आस नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बात करें, आज 113वां दिन है और ऐसे में तमाम जो अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं, किसानों में काफी ज्यादा रोष है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे की कल मीटिंग हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है कि 26 तारीख को जिस तरीके से भारत बंद का किसानों ने आह्वान किया, उसको पुरजोर तरीके से कहीं ना कहीं तमाम जो किसान संगठन है और लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि पूरा विरोध करें। जिस तरीके से मैं बता दूं कि काफी लंबे समय से जो किसान है अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए, पर किसानों में लगातार जो रोष है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। जी, कहीं ना कहीं किसानों में जो रोष है वो बरकरार है, लेकिन राजा 12वें दौर की वार्ता जो हुई थी सरकार और किसानों के बीच, उसके बाद से बातचीत की डोर टूटी हुई है और जब तक ये बातचीत की डोर जुड़ेगी नहीं तब तक समाधान कैसे होगा? पहल क्यों नहीं हो रहा है सरकार की ओर से? बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से बात करें, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था 1.5 साल का, उसको लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो बात करें, कृषि मंत्री का साफ तौर पर ट्वीट सामने आया कि एक बार फिर से किसान सोचे और समझे, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ऐसे में लगातार सरकार भी चाहती है और किसान भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, पर बातचीत का रास्ता निकल कर सामने नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। जी, लगातार जो किसान है अपनी मांगों को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन भी कर रहे हैं राजा पटेल, लेकिन जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस बीच ऐसा नहीं लगता कि इस प्रदर्शन का असर सरकार पर हो रहा है, क्योंकि अगर असर होता तो बातचीत फिर से शुरू होती। बिल्कुल बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार भी कहीं ना कहीं कड़े रुख अपनाए हुए है। ऐसे में जिस तरीके से बात करें, अलग अलग प्रदर्शनों की बात करें या फिर भारत बंद की बात करें, तो साफ तौर पर जैसा कि आपने बताया कि सर कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में किसानों में भी काफी ज्यादा रोष है और साफ तौर पर किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का सीजन जा चुका है, गर्मी आ रही है और कड़ा जिस तरीके से गर्मी का सीजन आगे चरम सीमा पर होगा, ऐसे में किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा। तो ऐसे में किसान चाहते हैं कि सरकार एक बार फिर से टेबल पर बैठे वार्ता करे और कोई ना कोई समस्या का हल निकाले, लेकिन राजा पटेल एक तरह से जो किसान नेता है उन्होंने ये भी रणनीति बनाई है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर वो जाके बीजेपी के खिलाफ एक तरह से वो वहां पर कैंपेन करेंगे। वो कोलकाता में भी कुछ किसान नेता गए थे, राकेश टिकैत भी गए थे और उन्होंने कहा था कि आप बीजेपी के अलावा किसी को वोट दो। तो क्या लगता है कि ये जो चुनाव है किसानों का, इस अभियान का कोई फर्क इस चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से पंजाब की बात करें, पंजाब में निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार मिली है, ऐसे में जो किसान नेता है राकेश टिकैत अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां पर साफ तौर पर सभाएं संबोधित कर रहे हैं, जिस तरीके से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो उसका फर्क जाहिर तौर पर पड़ेगा, क्योंकि देश के लोगों में, किसानों में काफी ज्यादा रोष है। करीबन 128वां दिन है आज और ऐसे में काफी लंबे समय से जो किसान है अलग अलग वोटों को डटे हैं, तो साफ तौर पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। जी, चलिए राजा पटेल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और 3 कृषि कानून की मांग को लेकर किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं।